मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक न्यू टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं, इस पर पहले आज डिस्कशन करेंगे और इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, या हम ज्यामितीय रूप में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे पता करते हैं, और किसी भी अगर कोई भी हमको फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन में हम कैसे पता लगाएंगे कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। और ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन होता क्या है, तो ये है क्या, अगर कोई भी हमको फंक्शन दिया हुआ है तो 100% उसका कोई ना कोई क्या होगा, ग्राफ होगा। सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल fx है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ग्राफ्स हैं, जैसे एक फलन का ग्राफ ये हो गया, एक फलन का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। एक फलन है ऐसा है जिसका ग्राफ ऐसा है, ये, ठीक। कोई फलन ऐसा है जिसका ग्राफ ऐसा है, देखिए ये है नहीं। कोई फलन ऐसा है जो ऐसा हो रहा है, ये, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हो सकते हैं, फंक्शन के ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनमें चेक करते हैं, एक बार ग्राफ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फलन है, इस फलन में आप क्या देख रहे हैं कि यह ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये जो ग्राफ है, अब मैं वर्धमान को आई कहूँगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ चल रहा है ये मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है, आई फॉर इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ बढ़ने वाला ग्राफ है क्योंकि ये ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर अब चलता रहेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ है, अर्थात ये ग्राफ ऊपर से कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। इस वाले फंक्शन में ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए पहले नीचे को आया, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, देखिए थोड़ी देर रुक गया, फिर नीचे को आया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे को आ गया, अर्थात घट रहा है, अर्थात डिक्रीजिंग है, बट लगातार नहीं घट रहा है बल्कि रुक रुक के घट रहा है। बट है क्या, डिक्रीजिंग है, घट तो रहा है क्योंकि इसका ये सिरा ऊपर है, ये सिरा नीचे है। तो इसका मतलब इसकी ग्राफ की जो प्रकृति है वो कैसी है, घटने वाली प्रकृति है, ठीक। इस वाले फंक्शन के ग्राफ में अगर अध्ययन करते हैं तो पहले बढ़ गया, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट हो गया, थोड़ा वैल्यू रुक गई, फिर बढ़ गया, फिर रुक गया, फिर बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी मेरा कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ क्या हुआ, बढ़ गया, देखो यहां से यहां तक बढ़ गया, फिर यहां से यहां तक क्या हो गया, घट गया, देखो बढ़ भी गया फिर घट गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ क्या हुआ, बढ़ गया, देखो, फिर यहां से क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। तो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो कहीं पर ग्राफ जो है बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि दोनों चीज हो रही है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा। तो ऐसा ग्राफ हमारा क्या होगा, न ही वर्धमान होगा और न ही क्या होगा, ह्रासमान होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ मेरा न बढ़ने वाला है न घटने वाला है, और ये ग्राफ इंक्रीजिंग है क्योंकि बढ़ते जा रहा है, ये ग्राफ भी बढ़ने वाला ग्राफ है, ये ग्राफ घटने वाला ग्राफ है, ये ग्राफ भी क्या है, घटने वाला ग्राफ है। और इस ग्राफ में क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई, फिर घट गया, फिर ग्राफ बढ़ गया, फिर घट गया। तो इसका मतलब बढ़ना और घटना दोनों हो रहा है, यानी दोनों इसमें क्या हो रही, बढ़ भी रहा है और यह ग्राफ घट भी रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर बढ़ने और घटने वाली दोनों घटनाएं हो रही है, अर्थात इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, नहीं वर्धमान और नहीं ह्रासमान कहेंगे, ठीक है। चलिए एक ग्राफ और लेके चलता हूं। अगर कहीं पर भी किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इस प्रकार का जो ग्राफ है, यह ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, देखिए एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा ग्राफ भी मेरा क्या होगा, न वर्धमान होगा, ठीक है, और न क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्यों, क्योंकि यह ग्राफ एक कांस्टेंट रूप से आगे को चल रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ में भी बढ़ने और घटने वाली कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, केवल ग्राफ एक समान मानों को लेते हुए आगे को चल रहा है। तो इसका मतलब यह ग्राफ भी न वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, अगर ग्राफ ऐसा आ जाए
बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, दिखाते हैं आपको एक ग्राफ और। ठीक, अगर ग्राफ हमारा ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये जो ग्राफ होगा ये किसी भी फंक्शन का नहीं ग्राफ होगा, क्योंकि ये ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इस y इक्वल एफ एक्स फॉर्म के फंक्शन का यह ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें प्रांत का x का जो ये मान है, इस x के मान पर y के बहुत सारे मान आ गए। देखिए ये x है तो इसका मतलब यहाँ पर y का मान क्या आ गया, y1 भी हो गया, y का x का मान y2 भी हो गया। देखिए ये अलग अलग हाइट पर अलग अलग वैल्यू निकलनी है ना, तो इसका मतलब x की इसमें क्या होगी, x के एक फिक्स मान पर y के अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, ऊपर को भी जा रही है y की वैल्यू और नीचे को भी जा रही है। तो इसका मतलब यह किसी भी y बराबर एफ एक्स रूप के फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही परिभाषित नहीं करेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमने वर्धमान और ह्रासमान के ग्राफों को हल्का हल्का समझा। ठीक है, अब आते हैं इन्हीं ग्राफों को हम अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पहले एक लाइन लिखते हैं। तो लाइन क्या कहेगा, तो ध्यान देंगे, माना y बराबर एफ एक्स क्या है, एक वास्तविक फलन है। एक कैसा फलन है, वास्तविक फलन है। और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वास्तविक फलन है, तब फलन कौन सा फलन है, f, तब फलन f अंतराल, एक अंतराल दिया है, उस अंतराल को मैं क्या कहता हूं, इंटरवल। इस अंतराल को मैंने नाम क्या दे रखा है, i। ये इंटरवल जो होगा वो कोई भी एक अंतराल हो सकता है। ठीक है, तब फलन f अंतराल i में वर्धमान या ह्रासमान होगा। ठीक है, यदि, अब ध्यान से समझेंगे पहला। ठीक, अब समझते हैं तो उसमें हुआ क्या, अगर सपोज दैट मैं एक फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका पढ़ रहे हैं, कौन सा फलन वर्धमान होगा और किस कंडीशन में फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक, अब सपोज दैट मेरे एक फंक्शन का ग्राफ ये है। ठीक है, अब ये फलन आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये मेरा कैसा ग्राफ है, बढ़ने वाला ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ की हर पॉइंट पर हम वैल्यू को पढ़ते हैं क्या हो रहा है। ठीक, सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया x1। क्या दे दिया, x1। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या ले लिया, x2 ले लिया। इस ग्राफ पर कहीं पर भी x1 लीजिए, कहीं पर भी x2 लीजिए, तो x1 पर इस फलन की वैल्यू क्या होगी, अगर ये x1 है तो ये क्या होगा, y1, और y1 को मैं क्या कह देता हूँ, f(x1) कह देता हूँ। अर्थात x1 पर फलन की फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, f(x1), और f(x1) ही तो y1 होता है, क्योंकि y इक्वल वो fx हुआ, तो y1 इक्वल क्या हो जाएगा, f(x1) हो गया। इस x2 वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f(x2) होगी। होगी कि नहीं होगी, देखिए क्लियर है। x1 पर ग्राफ पर पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, f(x1), इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, f(x2) हो गया। अर्थात x1 पर फलन, ये ऊंचाई क्या होगी, f(x1), x2 पर इस पॉइंट का ऊंचाई क्या होगी, f(x2) होगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे हमने किया क्या, ध्यान देंगे, वर्धमान या ह्रासमान होगा यदि, नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने दो पॉइंट लिए हैं ना प्रांत के, क्यों, ये x1 और x2 एलिमेंट किसके हैं, i के हैं। ठीक है, x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, i के पर। i का मतलब है जो आपको इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल के अंदर के मैंने दो एलिमेंट x1 और x2 लिए, वो कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब एक ही बताइए, ये x1 और x2 पॉइंट में कौन सा पॉइंट बड़ा होगा, कौन सा पॉइंट छोटा होगा, सोचिए। ये x2 पॉइंट बड़ा होगा, x2 इज ग्रेटर देन किसके है, x1 है। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट ग्राफ पर दाईं ओर होगा वो पॉइंट बड़ा होगा और बाईं ओर का पॉइंट क्या होगा, छोटा होगा। x1 इज लेस देन क्या है, x2 है। तो दैट इम्प्लाई
x1 पर फंक्शनल वैल्यू देखिए क्या आई है, fx1 आई है, fx1, ठीक है, और x2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या आई है, fx2 आई है, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझिए एक बार, ग्राफ में देखेंगे भी, ठीक है। तो x1 छोटा है, x2 क्या है, बड़ा है। छोटे बिंदु पर ये जो fx1 की वैल्यू आई है वो बड़ी आई है कि छोटी आई है। देखिए x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 है और x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx2 है। तो अब मेरे को बताइए, जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र के अकॉर्डिंग fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है, अर्थात fx1 का मान fx2 के मान से क्या है, छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि छोटे बिंदु पर अर्थात छोटे प्रांत पर फलन का मान छोटा होगा और बड़े प्रांत पर फलन का मान क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात जैसे जैसे हम छोटे मान से बड़े मान की ओर जा रहे हैं, अर्थात छोटे मान से बड़े मान की ओर जा रहे हैं, तो फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, छोटे से बड़े की ओर परिवर्तित हो रही है ना। जैसे जैसे हम ग्राफ में बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं। देखो बाएं से दाएं आने पर फंक्शनल की जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी ऊपर की ओर उठने लग गई है। इसका मीनिंग तो यही हुआ कि छोटे मान पर फलन का मान छोटा है और बड़े बिंदु पर फलन का मान क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ऐसा फंक्शन ग्राफ में कैसा मान देगा, उठता हुआ ग्राफ देगा। अर्थात उठते हुए ग्राफ का मतलब ग्राफ सीधे सीधे कहाँ की ओर जाते रहेगा, ऊपर की ओर जाते रहेगा। तो फलन क्या होगा इस कंडीशन में, निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर समझ रहे हैं, अभी इस वर्ड को भी समझाते हैं। निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। तो ऐसा फलन का ग्राफ लगातार बढ़ने वाला होगा, क्योंकि रुक रुक के नहीं बढ़ेगा, बल्कि फलन का ग्राफ हर बिंदु पर मान जो आगे वाले बिंदु पर मान आएगा, पीछे वाले बिंदु के मान से क्या होते रहेगा, बड़ा होते रहेगा। एक बार और देखते हैं। देखिए अगर यह ग्राफ यहाँ से आ गया, ठीक है, ये x हो गया, ये fx हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x1 हो गया और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x2 हो गया। तो x1 पर फलन का मान क्या हुआ, fx1 हो गया, x2 पर फलन का मान क्या हो गया, fx2 हो गया, है नहीं। जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर चले, जैसे जैसे हम प्रांत को बढ़ाते रहे, तो फलन का ग्राफ भी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है। अर्थात फलन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो ऊपर की ओर को जा रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में फलन निरंतर बढ़ने वाला होगा। ठीक, एक बार और देखते हैं इसको। अगर हम ऐसे समझना चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अगर सपोज दैट ये मेरा ग्राफ बना, ये x हो गया, ये fx हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x1 पॉइंट है, x1 पॉइंट पर मान यहाँ पर है, x2 पॉइंट पर मान जो चले गया, यहाँ पर x2 ले लिया, इसका मान ऊपर चले गया, क्योंकि ये जो fx2 होगा वो fx1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, छोटे बिंदु पर मान छोटा है और बड़े बिंदु पर मान बड़ा हो रहा है, बड़ा हो गया। फिर यहाँ पर अगर एक पॉइंट x3 ले लेता हूँ तो ये मान जो होगा और ऊपर चले गया। तो इसका मतलब अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए चलेंगे तो ग्राफ कहाँ की ओर को जाएगा, ऊपर की ओर को। देखो हर आगे वाले बिंदु पर जो मान आ रहा है वो पीछे वाले बिंदु के मान से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया और ये क्या हो गया, fx3 हो गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम प्रांत के मान को बढ़ा रहे हैं तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही ना। तो ऐसा फलन क्या होते रहेगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा, कहीं पर भी रुकेगा नहीं, अर्थात लगातार बढ़ते रहेगा। अर्थात अगर आप प्रांत के मान को बाएं से दाईं ओर रखोगे, अर्थात प्रांत के मान को यदि आप बढ़ाओगे तो फलन की फंक्शनल वैल्यू भी क्या होते रहेगी, बढ़ते रहेगी। अब फंक्शनल वैल्यू बढ़ते रही तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ की ओर को चलते रहेगा, उठता रहेगा। क्लियर, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो फलन निरंतर वर्धमान कब होगा, कंडीशन पता चल गई होगी ना। तो ठीक, इसको नोट करेंगे। ठीक, अब आते हैं कंडीशन नंबर 2। इनको 1 बाय 1 नोट करते रहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। अब हमारा हुआ क्या, फिर देखेंगे ध्यान से। ठीक, अब यहां पर हमारा ये x हो गया और ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब ग्राफ ये आया, फिर रुक गया, फिर ये आया, फिर रुक गया, फिर ये बढ़ा, फिर रुक गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैंने किया क्या, इसमें 2 पॉइंट लिए, x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या ले लिया, इंटरवल ले लिया। अर्थात जो इंटरवल हमको दिया हुआ है उस इंटरवल के अंदर के मैंने 2 पॉइंट लिए, ठीक है। यदि x1 इज लेस देन किसके है, x2 है, अर्थात यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, x1,
और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, x2 नाम दे दिया। तो इसमें हुआ क्या, x1 जो है x2 से क्या है, छोटा है। अगर x1 x2 से छोटा है तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है, ध्यान देंगे कि दैट इम्प्लाई, अब आपको दिख रहा है चित्र में x1 पर फलन का मान क्या होगा, fx1 होगा और x2 पर फलन का मान क्या होगा, fx2 होगा। ठीक है, अब बताइए x1 fx1 और fx2 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, गेस कीजिए। fx2 की वैल्यू बड़ी है, fx2 की वैल्यू fx1 की वैल्यू से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि छोटे बिंदु पर मान छोटा है, बड़े बिंदु पर मान क्या है, बड़ा है। अर्थात प्रांत को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बढ़ रही है। फिर देखिए हुआ क्या, अब मैंने x1 को यहाँ लिख दिया, x1 यहाँ आ गया और x2 यहाँ आ गया। देखिए अर्थात प्रांत बढ़ा, तो अब देखिए यहाँ पर fx1 x1 पर वैल्यू क्या हो गई, fx1 और x2 पर वैल्यू क्या हो गई, fx2। तो यहाँ पर fx1 और fx2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, बराबर आ चुकी है। तभी तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाएगा ग्राफ। तो उस कंडीशन में fx1 fx2 के क्या हो चुका है, बराबर भी हो चुका है। देखिए fx1 fx2 के बराबर भी हो रहा है। फिर देखिए इसको मैं x1 मानता हूं और इसको x2 मानता हूं। फिर क्या हुआ कि fx1 की वैल्यू, x1 छोटा है x2 बड़ा है, वो तो क्लियर है ना। तो fx1 की वैल्यू फिर छोटी आ गई, fx2 की वैल्यू फिर बड़ी आ गई। फिर आगे को चलते रहेंगे, फिर इक्वल आते रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर जैसे जैसे हम छोटे मान से, देखो छोटे प्रांत से बड़े प्रांत की ओर बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ भी रही है। देखो छोटे बिंदु पर मान छोटा आ रहा है, बड़े बिंदु पर मान बड़ा भी आ रहा है। और कभी कभी क्या हो जा रहा कि छोटे बिंदु और बड़े बिंदु की फंक्शनल वैल्यू सेम भी हो जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फलन बढ़ भी रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, फिर थोड़ी देर रुक जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर रुक जा रहा है। तो ऐसा फलन क्या होगा, तो फलन यहाँ पर रुक रुक के बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है फिर रुक जा रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर रुक जा रहा है। तो उस कंडीशन में फलन क्या होगा, केवल वर्धमान होगा। फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, अर्थात निरंतर वर्धमान नहीं होगा, अर्थात लगातार बढ़ने वाला नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो फलन का ग्राफ होगा वो लगातार नहीं बढ़ेगा, बल्कि कैसे बढ़ेगा, रुक रुक कर बढ़ेगा। ठीक है, रुक रुक कर बढ़ने की कंडीशन क्या है कि अगर छोटे बिंदु पर मान छोटा आ गया, बड़े बिंदु पर मान बड़ा आ गया, ठीक है, या छोटे बिंदु और बड़े बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो गई, इक्वल भी हो गई। तो उस कंडीशन में फलन बढ़ा, रुक गया, फिर बढ़ा, फिर रुक गया, फिर बढ़ा, फिर रुक गया। तो ऐसी कंडीशन में फलन जो होगा वो निरंतर वर्धमान नहीं होगा। निरंतर का मतलब हुआ लगातार नहीं बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में फलन क्या होगा, रुक रुक के बढ़ेगा, अर्थात फलन केवल और केवल उस कंडीशन में क्या होगा, वर्धमान होगा। क्लियर, कोई टफ है, बहुत इजी है। तो दो स्टेप आपने सीख लिए, तो एक वर्धमान, एक और दूसरा निरंतर वर्धमान। ठीक, अब आते हैं इसका थर्ड स्टेप और इनको वन बाय वन नोट भी करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आ रहा है, फिर देखेंगे। ये y x हो गया, ये y हो गया। अब ध्यान देंगे ये आ गया फलन का ग्राफ। ठीक, अब इसमें मैंने क्या किया, x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने i लिए, अर्थात जो इंटरवल हमको दे रखा है इसके अंदर के मैंने दो एलिमेंट x1 और x2 लिए, अर्थात प्रांत के दो बिंदु लिए x1 और x2। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या हुआ, यदि x1 इज लेस देन x2 है, अर्थात यहां पर मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, x1, और यहां पर स्थित एक पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, x2 दे दिया। तो x1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, अरे x1 पर ये जो मान होगा ये fx2, ये y1 तो होगा, और y1 का मान क्या होगा, fx1 हो गया, ये x2 हो गया। तो इस x2 पर ये वैल्यू क्या होगी, y2, और y2 को हम क्या कह देंगे, fx2 कहेंगे। क्लियर, तो अब ध्यान दीजिए x1 छोटा है क्योंकि जो बिंदु ग्राफ पर बाईं ओर होगा वो छोटा होगा और दाईं ओर जो बिंदु होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात छोटे बिंदु पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो fx1 है, और बड़ा बिंदु जो x2 है उस पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, fx2 है। अरे x1 पर फंक्शनल वैल्यू fx1 और x2 पर फंक्शनल वैल्यू fx2। सो दैट इम्प्लाई हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि fx1 जो है और fx2 में कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है। ग्राफ में देखिए
fx1 बड़ा है और fx2 क्या है, छोटा है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या दिखा कि छोटे बिंदु पर अर्थात छोटे प्रांत पर फंक्शनल वैल्यू छोटी है और बड़े बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, बड़ी है। दिखा, छोटे बिंदु पर फंक्शन, अरे सॉरी उल्टा हो गया हमारा, तो हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। क्या मिस्टेक किया पता है कि fx1 और fx2 में कौन बड़ा था, fx1 बड़ा है, fx2 क्या है, छोटा है, तो इधर को आना चाहिए ना। तो इस ग्राफ में हमने क्या देखा कि छोटे बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ी है, और बड़े बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम ग्राफ को एक बार और ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट x1 हुआ, तो इसका मतलब x1 बिंदु पर अर्थात छोटा बिंदु है, तो इसका मतलब उसकी बिंदु ऊपर जाएगा। ये x1 पर fx1 आ गया। अब यहाँ पर यदि मैं x2 लूंगा तो छोटे बिंदु पर, अब जैसे जैसे मान को हम प्रांत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये बिंदु नीचे आ गया। फिर हमने यहाँ पर x3 लिया तो ये बिंदु फिर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अरे मान घटते जा रहा है ना, फंक्शनल वैल्यू क्या हो रही है, घटते जा रही है। अर्थात बड़े बिंदु पर छोटे बिंदु पर मान फंक्शनल वैल्यू बड़ी आ रही है, और जैसे जैसे हम ये प्रांत के मान को बढ़ा रहे हैं तो फंक्शनल वैल्यू घटते जा रही है। देखो ऐसी x4 लेंगे तो मान फिर क्या होगा, घटेगा, और इनको जब मिलाएंगे तो ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा, अर्थात ऊपर से नीचे उतरता हुआ ग्राफ आएगा। क्लियर है। तो उस कंडीशन में होगा क्या, तो फलन यहाँ पर क्या होगा, तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर का मतलब लगातार घट रहा है, कहीं पर रुक रहा है घटने में नहीं, लगातार घटते जाएगा। निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर। तो कोई टफ है ये भी स्टेटमेंट, बड़ा इजी सा नियम है। तो आपने चेक क्या करना है कि अगर आप प्रांत के छोटे मान पर फंक्शनल वैल्यू छोटी है या बड़ी है, वो आपने चेक करना है। अर्थात छोटे बिंदु पर मान क्या आया, बड़ा आया, और बड़े बिंदु पर मान क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम प्रांत के मान को बढ़ाएंगे तो उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होती रहेगी, घटते जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में फलन का जो ग्राफ मिलेगा वो हमको कैसा मिलेगा, घटने वाला एक ग्राफ मिलेगा। अर्थात फंक्शन क्या होते रहेगा, घटते रहेगा। अर्थात फंक्शन का जो मान आएगा प्रांत के मान को बढ़ाने पर फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या होगी, बड़े मान से छोटे मान की ओर घटते रहेगी। ठीक है, तो क्लियर। तो थर्ड पॉइंट भी आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब आते हैं इसका फोर्थ स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी। ठीक है, देखिए कभी हमारा ऐसा हो गया, फोर्थ स्टेप में एक ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ ऐसे आया, ये आया फिर रुक गया, फिर ये आया फिर रुक गया, फिर ये आ गया, x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या लिया, इंटरवल लिया। एक इंटरवल के अंदर के मैंने दो एलिमेंट x1 और x2 लिए हैं। ठीक है, प्रांत हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, x1 लिया, ये पॉइंट ये है, यहाँ पर बिंदु जो है वो क्या हो गया, x1। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाऊंगा, x1 इज लेस देन क्या है, x2 है। अर्थात x1 बिंदु छोटा है, x2 बिंदु बड़ा है। तो x1 छोटा है तो ग्राफ में बाईं ओर होगा, x2 बड़ा है तो ग्राफ में कहाँ होगा, दाईं ओर होगा। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम इंडिकेट कर दिया, x2 पर वैल्यू है। तो ये x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, fx1 हो गई, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, fx2 हो गई। सो दैट इंप्लाई यहाँ पर क्या हुआ कि छोटे बिंदु पर फलन का मान fx1 आया, और बड़ा बिंदु जो x2 है उस पर फलन का मान क्या आ गया, fx2 आ गया, आया। अब छोटा बिंदु जो x1 है उस पर फंक्शनल वैल्यू fx1 जो है वो बड़ी है, किससे, fx2 से। तो x1 की वैल्यू fx2 से क्या आ गई है, बड़ी आ चुकी है, आ गई है ना, इतने पार्ट में। अब फिर देखते हैं, इस पॉइंट को मैं x1 देता हूं, इस पॉइंट को फिर x2 दे दिया। अरे x1 और x2 व्यापक बिंदु है, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इस पॉइंट को मैं x1 मानता हूं, इस पॉइंट को x2 मानता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर x1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, fx1, और x2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, fx2। तो x1 पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो मेरी है fx1, और x2 पर जो फंक्शनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, fx2 आ गई। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर मैं प्रांत के मान को x1 से बढ़ा के x2 पे ले गया, तो मैंने क्या चेक किया कि जो x1 पर फंक्शनल वैल्यू fx1 है और x2 पर जो फंक्शनल वैल्यू fx2 है वो दोनों फिर से क्या आ गई हैं, इक्वल आ चुकी हैं। अर्थात प्रांत को बढ़ा रहा हूं तो फंक्शनल वैल्यू
देखो क्या हो रही है, इक्वल भी हो जा रही है। क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर x1 ले लिया और यहाँ पर x2 ले लिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि x1 पर फंक्शनल वैल्यू बड़ी आ गई, x2 पर फंक्शनल वैल्यू फिर छोटी आ गई। अर्थात मान क्या होते जा रहा, देखो छोटे बिंदु पर मान बड़ा भी हो रहा है, छोटे बिंदु पर मान बड़ा है और बड़े बिंदु पर मान क्या है, छोटा है। और कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, छोटे बिंदु पर और बड़े बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो जा रही है, इक्वल भी हो जा रही है। तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि फलन का जो ग्राफ है वो ऊपर से तो नीचे को आएगा, बट बीच बीच में क्या होता रहेगा, रुकता रहेगा। रुकने का मतलब समान वैल्यू देगा, अर्थात बीच बीच में कांस्टेंट भी होते रहेगा, अर्थात रुकता हुआ रहेगा। अर्थात लगातार नहीं घटेगा बल्कि घटेगा फिर थोड़ी देर रुकेगा। रुकने का मतलब हुआ समान मान दे दिया, फिर घटा, फिर समान मान दे दिया, फिर घटा। तो ऐसा फलन लगातार नहीं घटेगा बल्कि रुक रुक के घट रहा है। तो इस कंडीशन में फलन क्या होगा, तो फलन क्या होगा इस कंडीशन में, केवल ह्रासमान होगा। तो फलन यहां पर मेरा क्या बन जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। कोई टफ है, बहुत इजी सा स्टेप है। अर्थात रुक रुक के नहीं घटा बल्कि घट तो रहा है नहीं, बट रुक रुक लगातार नहीं घटा बल्कि रुक रुक के घट गया, इसलिए केवल और केवल ह्रासमान होगा। ठीक ठीक। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप, एक और स्टेप बना लेते हैं इसमें। अब कभी कभी इसमें ग्राफ हमारा ऐसा हो जाता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, फिफ्थ स्टेप है ये x हो गया, ये y हो गया, ये आ गया ग्राफ। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने i लिया ना। अब यदि क्या होगा, x1 छोटा है किससे, x2 से, सो दैट इम्प्लाई, अब यहां पर मैंने x1 ले लिया, ठीक है, यहां पर मैंने x2 ले लिया, ठीक है। तो x1 पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई, fx1, और x2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई, fx2। fx1 x1 पे है और x2 पे क्या आ गया, fx2 आ गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि x1 पर फंक्शनल वैल्यू fx1 और x2 पर जो फंक्शनल वैल्यू fx2 है, वो दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मान और ये मान आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो फलन यहां पर क्या होगा, न वर्धमान न ह्रासमान होगा, न वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। अर्थात फलन का ग्राफ यहां पर न बढ़ेगा न घटेगा। तो बड़ा आसान सा आपका ये एक बेसिक फंडा था जो हमने केवल और केवल किसके द्वारा निकाला, ग्राफ्स के द्वारा निकाला। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही अधिक आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और होने वाला है। ठीक, इस ग्राफ के द्वारा हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है, और उसको ध्यानपूर्वक एक बार आप देखेंगे। ठीक, तो अब न्यू टॉपिक जो है, फिर से वर्धमान और ह्रासमान का एक परीक्षण है जो हम डेरिवेटिव्स के द्वारा करेंगे। अभी जो हमने वर्धमान और ह्रासमान के लिए कुछ नियम बनाए थे, रूल्स बनाए थे, आपने देखे होंगे पहले, इससे पहले ना, उसमें हमने केवल और केवल ग्राफ को पढ़ा था। ग्राफ में कि बढ़ने वाले ग्राफ में छोटे बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू में क्या असर हो रहा है और बड़े बिंदु पर फंक्शनल वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो अभी हमने इससे पहले पढ़ लिया ना। तो अब हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए दिया क्या है, यदि y इक्वल fx एक वास्तविक फलन है जो यहाँ पर बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल a, b में संतत है तथा खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो फंक्शन का बंद अंतराल में संतत होना क्यों कहा है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, बीच में टूट जाएगा। ग्राफ तो टूटना ही नहीं है, क्योंकि हम केवल और केवल एक ग्राफ का अध्ययन कर रहे हैं कि एक ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ग्राफ अगर कहीं पर टूट गया तो कितने ग्राफ मिल जाएंगे, 2 ग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा a, b में खुले अंतराल a, b में अवकलनीय है। अब अवकलनीय क्यों है, ताकि मैं उसका क्या निकाल सकूं, डेरिवेटिव निकाल सकूं, अर्थात f' निकाल सकूं। ठीक है, अगर फलन इस अंतराल में, जो अंतराल आपको दिया है उस इंटरवल के बीच में कहीं पर भी अगर डेरिवेटिव नहीं हुआ तो आप बीच के किसी बिंदु पर होने वाला परिवर्तन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना चाहिए ताकि हमको एक ही ग्राफ मिले, और दूसरा फलन अवकलनीय होना चाहिए ताकि हम उस बीच के किसी भी बिंदु पर फंक्शन में होने वाला क्या निकाल सकूं, परिवर्तन निकाल सकूं। ठीक,
तब क्या होगा, नंबर फर्स्ट पार्ट, बंद अंतराल a कॉमा b में फलन f क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं, फिर इनको डेरिवेट करेंगे, ठीक है। निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक। यदि अब मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, x इज द एलिमेंट ऑफ a कॉमा b के लिए, x इज द एलिमेंट ऑफ a कॉमा b के लिए क्या हो, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो। लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन वर्धमान कब होगा, जब उसके प्रथम कोटि का जो अवकलज है वो उस बिंदु पर 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन है, इंटरवल a कॉमा b में फलन f क्या होगा, खाली वर्धमान होगा। वर्धमान यहां पर तो लगातार बढ़ रहा है, निरंतर लिखा है तो इसका मतलब लगातार बढ़ रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या लिखी, f क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a कॉमा b पर f डैश x इज ग्रेटर एंड इक्वल क्या हो, 0 हो। अब f डैश x का मान उस बिंदु पर क्या आना चाहिए। अब आप कोई भी बिंदु लेंगे ना, देखो जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, देखिए ये बड़ा घटा फिर बढ़ गया, तो किसी बिंदु पर मान क्या आ जाएगा, देखो ये आपने ये बिंदु लिया, इस पर मान क्या आ जाएगा, इसके प्रथम कोटि का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। और कहीं पर प्रथम कोटि का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब बढ़ भी रहा है और रुक भी रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, ठीक है। अभी इसको डेरिवेट भी करेंगे, आखिर ऐसा ही क्यों हुआ, उसका रीजन अभी हमारा इसके डेरिवेशन में मिलेगा, ठीक है। ठीक, तो सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन आएगा, a कॉमा b में फलन f क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा यदि x इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, a कॉमा b पर f डैश x इज लेस देन क्या हो, 0 हो। यहाँ पर प्रथम कोटि का जो अवकलज है अगर आपके 0 से छोटा हो जाता है किसी बिंदु पर, ठीक है, तो उस कंडीशन का मतलब है फलन जो होगा वो निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा, अर्थात नेगेटिव आ रहा है प्रथम कोटि का अवकलज, ठीक। फोर्थ पार्ट है, a कॉमा b में फलन f ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा है यहाँ पर, ह्रासमान होगा यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a कॉमा b पर f डैश x इज लेस देन एंड इक्वल क्या हो, 0 हो। अर्थात लेस देन एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि का अवकलज आपके 0 नेगेटिव भी आएगा और 0 के इक्वल भी होते रहेगा, कहीं पर नेगेटिव आएगा कहीं पर 0 के इक्वल आएगा, तो उस कंडीशन में फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, ठीक। फिफ्थ कंडीशन लेते हैं, a कॉमा b में फलन f न वर्धमान न ह्रासमान होगा, न ह्रासमान होगा, कब होगा, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ किस पर, a कॉमा b पर f डैश x इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर f डैश प्रथम कोटि का अवकलज यदि 0 के बराबर आने लग जाएगा प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल के बीच का प्रत्येक व्यापक बिंदु x है, तो प्रत्येक बिंदु पर यदि f डैश x 0 होने लग गया तो इस कंडीशन का मतलब फलन न बढ़ने वाला होगा न घटने वाला होगा, बल्कि क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन बनता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे फलन के वर्धमान और ह्रासमान होने की क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आइए इनको डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए हम लेंगे पहले फर्स्ट वाला पार्ट, तो इनको नोट कर लिया, तो इनको नोट करेंगे। अब डेरिवेशन नंबर हम कौन से पार्ट का लेंगे, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है।
तो ध्यान से देखेंगे, अब इसका मैं डेरिवेशन ले रहा हूं, प्रूफ ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। ठीक है, चूंकि y इक्वल एफ एक्स फलन क्या है, बंद अंतराल a कॉमा b में क्या है, संतत, वो खुले अंतराल a कॉमा b में क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, अब हमने बेसिक फंडा हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि निरंतर वर्धमान की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, वो पीछे जो ग्राफ से हमने बनाया था, क्योंकि मेन जो रिजल्ट निकले हैं वो किससे निकले हैं, ग्राफ से निकले हैं। ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, यदि x1 इज लेस देन x2 है तो दैट इम्प्लाई fx1 इज लेस देन भी क्या होगा, fx2 होगा। ये पढ़ा था ना, ये तो मेन कंडीशन है जो कहाँ से निकली है, ग्राफ से निकली है। ठीक है, ये ग्राफ से निकली, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूफ नहीं की है, बल्कि ये चीज़ हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो ग्राफ हमने बनाए थे उन ग्राफों को पढ़ा है कि छोटे बिंदु पर मान क्या हो रहा है और बड़े बिंदु पर मान में क्या फर्क पड़ रहा है, जो फलन का ग्राफ बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, डेरिवेटिव का यूज करना है। तो हमने क्या किया, फलन इस अंतराल में संतत है और इस अंतराल में अवकलनीय है, तब x1 कॉमा x2 इज द एलिमेंट ऑफ बंद अंतराल a कॉमा b पर, अर्थात इस इंटरवल a कॉमा b के अंदर के मैंने दो पॉइंट x1 और x2 ले लिए, अर्थात इस इंटरवल पर मैंने दो पॉइंट पर चेक किया, एक x1 और एक x2 पर, है नी। किसका प्रयोग करूंगा मैं, मध्यमान प्रमेय से। किससे, मध्यमान प्रमेय से। पढ़ा था पीछे मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा होगा ना। तो मध्यमान प्रमेय से आपने क्या पढ़ा था, मध्यमान प्रमेय से एफ डैश एक्स इक्वल क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या पढ़ा था, बी माइनस ए पढ़ा था ना, पढ़ा हुआ था, ये आपने मध्यमान प्रमेय के अंदर पढ़ा था। अब मैं इसी फॉर्मूले को, क्योंकि a का मान जो है वो x1 भी हो सकता है और b का मान x2 भी हो सकता है ना, हर पॉइंट पर। ये देखिए, अगर फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, ये हमको इंटरवल a और b के बीच में दिया हुआ है, ये a और b दिया है ना, तो अगर मैं x1 और x2 यहाँ पर लेता हूँ, अगर x1 और x2 यहाँ पर है, तो जो x पॉइंट है वो x1 और x2 के बीच में मिलेगा। अगर x1 और x2 यहाँ पर है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x पॉइंट इसके बीच में मिलेगा। यहाँ पर x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, बीच में मिलेगा ना। तो इसका ना x1 और x2 की वैल्यू a और b भी हो सकती है और इसके बीच पर कहीं भी हो सकती है नहीं। तो मैंने क्या किया, हाँ, इसमें एक चीज़ और करते हैं कि x1, x2 पर मैं चेक कर रहा हूँ ना, तथा यहाँ पर एक कंडीशन और लगाया कि x1 छोटा है किससे, x2 से। ये मेन कंडीशन है क्वेश्चन की, कि हमने क्या चेक किया कि एक पॉइंट को छोटा माना, एक पॉइंट को बड़ा माना। आप चाहो तो x2 को छोटा भी मान सकते हो, x1 को छोटा भी मान सकते हो, किसी को भी आप अपने हिसाब से छोटा ले लें। एक बिंदु छोटा होगा तो एक बिंदु बड़ा होगा, तो हमने किसको छोटा मान लिया, x1 छोटा है किससे, x2 से। ठीक है, पर एलिमेंट ऑफ ए बी पर यदि x1 छोटा है किससे, x2 से। ठीक है, तब किसके द्वारा, मध्यमान प्रमेय से मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स इक्वल एफ बी माइनस एफ ए होता है ना, तो b की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस किसके द्वारा हो सकती है, x1 के द्वारा हो सकती है। एफ x1 माइनस क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कौन रिप्लेस करेगा, x1, एफ x2, क्योंकि b की वैल्यू को b की वैल्यू को x2 रिप्लेस कर रहा है, तो एफ x2, और a की वैल्यू को कौन रिप्लेस कर रहा है, x1 अपॉन b माइनस ए, b की वैल्यू क्या है, x2 माइनस क्या हो गया, x1। कोई टफ हुआ, बड़ा इजी सा हमने मध्यमान प्रमेय लगाया। ठीक है, अब मध्यमान प्रमेय हमने यहाँ पर यूज में ले आए हैं। ठीक है, और x एलिमेंट किसके अंदर है, मध्यमान प्रमेय से, जहाँ पर x इज द एलिमेंट ऑफ बंद अंतराल x1, x2 है। ठीक है, जो x एलिमेंट है वो किसके अंदर का है, x1 और x2 के खुले इंटरवल में ले सकते हो, खुले इंटरवल में लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू x1 और x2 के बराबर नहीं होगी, बल्कि इसके बीच में कहीं पर होगी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये मैंने मध्यमान प्रमेय लगाया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि फलन निरंतर वर्धमान होगा, कब,
जब एफ डैश एक्स जो होगा 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो ऊपर वाले से एफ डैश एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कीजिए। तो एफ डैश एक्स का मान क्या है, रखेंगे ऊपर से, तो क्या मिलेगा हमको एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन क्या हो गया, एक्स टू माइनस क्या आ गया, एक्स वन। ठीक है, ये एफ एक्स वन की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ये वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये एक असमिका है। असमिका के दोनों पक्षों में यदि हम किसी धनात्मक संख्या से गुणा करें तो असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन आता है, नहीं आता है, आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता है बिकॉज x2 जो है, बिकॉज x1 इज लेस देन किसके है, x2 है, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, x2 माइनस x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बताइए क्यों, सोच के बताइए कि x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो x2 माइनस x1 हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। अब असमिका में एक बड़ी कंडीशन होती है, अगर असमिका के दोनों पक्षों में किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर किसी असमिका के दोनों पक्षों में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देंगे तो असमिका का चिन्ह क्या हो जाता है, पलट जाता है, बड़े का छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हमको x2 माइनस x1 हटाना है, तो मेरे को x2 माइनस x1 से दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो अब गुणा करना है तो हमको पहले ये चेक करना है कि x2 माइनस x1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो x2 माइनस x1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, x2 माइनस x1 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे, इस साइड गुणा करेंगे तो x2 माइनस x1 से x2 माइनस x1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, कोई टफ हुआ, नहीं हुआ। अब देखिए एफ एक्स टू आ गया माइनस एफ एक्स वन इक्वल 0। असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या को यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो असमिका के चिन्ह में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो एफ एक्स वन यहाँ माइनस में है तो दोनों तरफ एफ एक्स वन को जोड़ दीजिए। दोनों तरफ एफ एक्स वन को क्या किया, एफ एक्स वन क्या करने पर, जोड़ने पर। अब एफ एक्स वन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स टू, एफ एक्स वन से एफ एक्स वन कैंसिल हो गया, इज ग्रेटर देन क्या बन गया, एफ एक्स वन बन गया, बन गया। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि एफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स टू से क्या मिल गया, बड़ा मिल गया। कब, जब x1 जो था x2 से छोटा था। ये सबसे मेन कंडीशन है। क्यों, क्योंकि अब हमने यहाँ पर x1 को x2 से छोटा माना है, तो इसका मतलब हम दोनों पक्षों में किससे गुणा कर रहे हैं, एक धनात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर चिन्ह में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब संपूर्ण कंडीशन लगाएंगे, अतः यदि क्या मिला, x1 इज लेस देन x2 है, सो दैट इम्प्लाई हमको क्या मिल गया, एफ एक्स वन क्या आ गया, छोटा है किससे, एफ एक्स टू से। देखिए यदि x1 x2 से छोटा है तो हमको क्या फाइनल रिजल्ट मिला कि फंक्शनल वैल्यू जो एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू से क्या मिली, छोटी मिली। अर्थात छोटे बिंदु पर फलन का मान छोटा है और बड़े बिंदु पर फलन का मान क्या है, बड़ा है। इसलिए फलन क्या है, निरंतर, निरंतर क्या है, वर्धमान है। कोई टफ है, बताइए। बहुत एक आसान सा ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। कोई टफ है, बहुत इजी सा है। अब इसी में अगर आपको सेकंड पार्ट करना है, जिसमें था फलन क्या होता है, सेकंड पार्ट को हम इसी में आपको समझा देते हैं। एक बार आप अलग से डेरिवेट कर लेंगे, ठीक है, कि a कॉमा बी में सेकंड पार्ट लिख दिया, ठीक है। a कॉमा बी में फलन f वर्धमान होगा यदि x इज द एलिमेंट ऑफ a कॉमा बी के लिए f डैश x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो। तो हमने कुछ नहीं करना है, बाकी सब कंडीशन सेम है। बस यहाँ पर क्या आया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लग गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो उससे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में फलन निरंतर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, केवल और केवल वर्धमान हो जाएगा। देखिए, तो सेकंड कंडीशन भी हो गई।
हो गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा था? थर्ड कंडीशन है कि a कॉमा बी में फलन क्या है? निरंतर, निरंतर क्या है? ह्रासमान है नहीं? यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या है? 0 है। अब थर्ड वाले का प्रूफ आ गया, आ गया। अब थर्ड वाले के प्रूफ में क्या होगा? यहाँ पर हमको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी तो सब स्टेप सेम है। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन, यहाँ पर लेस देन होगा क्योंकि निरंतर लगाया है ना हमने। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इज लेस देन 0। अब पॉजिटिव नंबर से गुणा करेंगे तो चिन्ह में कोई बदलाव होगा नहीं, ये चिन्ह इधर को ही खुलेगा। अब दोनों पक्षों में fx1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? fx2 छोटा होगा किससे? fx2 से। तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया? कौन बड़ा आया? fx1 बड़ा आ गया किससे? fx2 से। सो इट मीन्स छोटे बिंदु पर मान क्या है? छोटे बिंदु पर मान बड़ा है और बड़े बिंदु पर मान क्या आ गया? छोटा आ गया। तो इस कंडीशन में फलन क्या होगा? निरंतर ह्रासमान होगा। तो फलन इस कंडीशन में क्या होगा? निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो बस सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो मध्यमान प्रमेय के इस स्टेटमेंट पे है। यहाँ पर आप जैसी कंडीशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलते रहेंगे? उसके रिजल्ट्स, आपको फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या है? प्रोसेस है जिसका हम मैक्सिमम क्वेश्चनों में क्या करते हैं? यूज करते हैं फलन का, कि कौन सा फलन बढ़ रहा है और कौन सा फलन घट रहा है। क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है वास्तव में? किसी भी फलन के प्रांत को बढ़ाने पर फलन का जो मान है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये पता करने में हमको कौन से नियम, रूल यूज में लाने हैं? ये सारे के सारे रूल्स हमको यूज में लाने हैं। ये बेसिक रूल है नहीं? और ये क्या है? डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हुए ये क्या है? उसका एक परीक्षण है यानी। और ये सारे के सारे रिजल्ट जो हमने लिखे थे ना यहाँ पर, इसमें कितने 5 रिजल्ट बनाए थे यहाँ पर प्रथम कोटि के अवकलज से। ये सारे के सारे रिजल्ट लास्ट में जो हमने ग्राफ से नियम बनाए थे उन्हीं रिजल्ट को क्या करते हैं? ये फॉलो करते हैं। ठीक, तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक।